मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है भाई? आवाज़ सुनाई दे रही है? जैसी भी है सुनाई दे रही है ना? हाँ, थोड़ी आवाज़ आज कफ एंड कोल्ड के कारण, मौसम बदलने के कारण थोड़ी ऐसी हो रही है। तो देखते हैं कब तक रहेगी, तो जब तक भी रहेगी इसी के साथ चलना पड़ेगा। तो ठीक है, ओके। अच्छा, इंटरनेट के कारण हो सकता है लैग हो। आवाज़ साफ तो सुनाई दे रही है ना बस? क्योंकि मुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, मेरे कान भी बंद है। तो आप सभी को दिवाली आपकी सबकी बढ़िया रही होगी, और सभी को जो खासकर बिहार और झारखंड और उधर के लोग हैं उनको छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, बढ़िया भाई। चलो, पढ़ाई तो तुमने की होगी, उसी में के साथ में आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, दो बड़े छोटे पर बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अदर इज एरिया अंडर कर्व। तो दोनों बड़े आसान चैप्टर हैं। अगर आप देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल का एप्लीकेशन है, और एरिया अंडर कर्व डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन है। ओवर द इयर्स इंडेफिनिट में से या डेफिनेट में से जितने क्वेश्चन आए हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर कर्व के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना? तो ये दोनों चैप्टर आसान भी हैं और ज़्यादा मार्क्स वाले भी हैं। तो इंडेफिनिट का क्वेश्चन तो ऐसा हो भी सकता है कि ना बने, कभी कोई ऐसा कोई आ जाए उस समय स्ट्राइक ना करे कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा या क्या बाय पार्ट्स होगा या पार्शियल फ्रैक्शन होगा या क्या होगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल ना बने ये थोड़ा सा मुश्किल बात है, बन जाता है ना? और जैसे जैसे ये दिन पास में आएंगे ना, चिंता मत करना, ये सभी के साथ में होगा, तो ऐसा लगेगा कि तैयारी है ही नहीं, है ना? तो वो कोई खास बात नहीं है। इट्स अ सिंपल मेंटल ट्रिक ऑफ माइंड इटसेल्फ। उसके बहकावे में मत आना। सबको ऐसा लगता है, मुझे ध्यान है कि जब कौन सा रैंक था, अंडर 10 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उससे बात हो रही थी, तो सेंटर जयपुर जा रहा था, जयपुर कहीं था आसपास में। तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो वो बोल रहा था कि सर ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आता मुझे मैथ्स में, सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, और ये मैं बात कर रहा हूँ अंडर 10 रैंक वाले की, ठीक है ना? तो ऐसा हर तुमको भी लगेगा, सबको लगेगा, तो कोई खास बात नहीं है। जैसे जैसे तुम एग्जाम के क्लोज जाते जाओगे ना, तो माइंड ओवरबर्डन होने के कारण ऐसे भ्रम पैदा करेगा कि जैसे तुमको कुछ नहीं आता है। तो उन इल्यूजन्स में माइंड के फंसना नहीं है। ये माइंड की अपनी ट्रिक होती है, अपने गेम होते हैं। क्यों होते हैं? टू प्रिजर्व इटसेल्फ, बस। तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? तो अभी हम लोग बिना देरी किए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और मैंने जैसे कहा कि इट्स वेरी सिंपल चैप्टर। तो ध्यान से समझ लेना, 3 लेक्चर के अंदर तो खत्म भी हो जाएगा, 3-4 लेक्चर में, और तुमको ऐसा लगेगा कि सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब देखो, नाम से ही साफ है कि कोई इक्वेशन की बात चल रही है, और डिफरेंशियल आपको बता रहा है कि डिफरेंशियल यूज किए होंगे, है ना? तो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है? एक टाइप की इक्वेशंस है जिनके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली मैथमेटिक्स के अंदर एक्स को लेते हैं। एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यूज होता है, और वाई को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं इन जनरल। जबकि फिजिक्स में देखो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम हो जाता है। मैथ्स के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग एक्स को लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई को लेते हैं। तो एन इक्वेशन हैविंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर ये कोई इक्वेशन कंटेन करती है तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज के अंदर कहूं तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं यूं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर वाई को डिपेंडेंट, एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा है, मैं डेरिवेटिव कैसे भी यूज कर सकता हूं, कितने भी ऑर्डर के, जैसे मैंने तो डैश करके छोड़ दिया। तो एनी काइंड ऑफ इक्वेशन व्हिच कंटेन्स एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक सॉल्व की है, क्यूबिक सॉल्व की है, कभी कभी हम लोग हायर डिग्री इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। उनसे हमको क्या मिलता है? एक्स की, जैसे एक्स के अंदर एक्स की वैल्यूज मिलती है, रूट्स मिलते हैं, जिनको हम लोग नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? नेचुरल क्वेश्चन है कि कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कुछ मिलता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इनके जो सॉल्यूशंस हैं, या इनको ही बोल दो डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है? दे रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, कुछ भी खास नहीं, मैंने कहा कि चलो dy/dx इक्वल्स टू लेट्स से 1, चलो इससे सिंपल कर लूंगा, तो dy/dx इक्वल्स टू 1 है, ओके। अब है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैंने कहा कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो तुम कहोगे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशियल यूज करके जैसे फिजिक्स में बताया गया ऐसा लिख दूं, तो दिस रिप्रेजेंट, इंटीग्रेट कर दो, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस c, तो y इक्वल्स टू x प्लस c, ये फैमिली ऑफ लाइंस हो गई, है ना? तो ये आपकी फैमिली ऑफ लाइंस है। व्हाई आई एम कॉलिंग देम फैमिली? परिवार क्यों बोल रहा हूं इनको मैं? कोई कॉमन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर होगी इसलिए फैमिली बोल रहा हूं, और वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बताती है कि इनमें कॉमन जेनेटिक फीचर क्या है, इनका कॉमन डीएनए क्या है, कि dy/dx 1 आता है, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस c, ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही? अब जैसे मान लो कोई बोले कि व्हाट इज देन dy/dx इक्वल्स टू x क्या है? तो तुम कहोगे भाई अगर मैं इसको यूं लिख के इंटीग्रेट कर दूं तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर्ड बाय 2 प्लस c, तो ये कोई फैमिली ऑफ पैराबोलास रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है, ओके, सिंपल सी बात है। अब दो टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमको समझनी है। वन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर ऑफ, मैं शॉर्ट के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन को डी लिख रहा हूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल आसानी से ये कहा गया, मतलब सिंपल डेफिनेशन इसकी कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। इसके अंदर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर कर रहा है वो उसका ऑर्डर है। जैसे जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने सॉल्व करी dy/dx इक्वल्स टू 1, इसका ऑर्डर 1 है क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव अपीयर हुआ है। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि d2/dx स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस x इक्वल्स टू 0, तो इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। बहुत आसान सी बात है कि ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव आपने यूज किया? हाईएस्ट, ठीक है? दिस इज वेरी सिंपल। अब बात आती है व्हाट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये थोड़ा सा टेक्निकल है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा टेक्निकल सेंस में डिफाइन किया गया है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट का मतलब समझते हो? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स। अब देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है। टेक्निकल लैंग्वेज क्या है?
कि ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये तो मैं समझता हूं ऑर्डर का मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर, इतनी बात तो सबको समझ में आती है। लेकिन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये तब है जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस की जा सकती है या लिखी गई है, या आप उसको लिख सकते हैं। अब ये क्या चक्कर है, पॉलिनोमियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जैसे x के अंदर पॉलिनोमियल तुमने पढ़ा है कि x के अंदर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके अंदर x की जो पावर्स होती हैं दोस ऑल पावर्स आर होल नंबर्स, है ना। कोई तुमको क्यूब रूट नहीं नजर आएगा x का, कोई 1/x नजर नहीं आएगा, x की पावर अगर होल नंबर हो तो हम उसको x में पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अगर डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल होगा तो डेरिवेटिव की पावर होल नंबर होगी, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लूं कि लेट्स से d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 0। मैंने सिंपल एग्जांपल लिया और मैंने सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि क्या ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है, तो मुझे नजर आ रहा है कि ऑफ कोर्स डेरिवेटिव जो भी यूज हुए हैं उनकी पावर होल नंबर है, तो ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है। अब मैं कहता हूं कि ठीक है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, आप बोलते हो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और मैं बोलता हूं कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलते हो इसकी पावर क्योंकि 1 है तो इसकी डिग्री जो होगी दैट विल बी 1 ओनली, डिग्री 1 है, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि डिग्री होती क्या है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताता हूं, क्योंकि कभी-कभी जेईई मेंस के अंदर ना डायरेक्टली आपको ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताओ इन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर क्या है ना। चलो अपन थोड़ा सा काम कर लेते हैं इसके ऊपर कि हमको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, जैसे मान लो मैं यहाँ डी लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पर मान लो ऑर्डर बताना है हमको और यहाँ पर डिग्री बतानी है, ओके। ये मान लो अपन ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि मान लो मैथ्स कॉलम में लिखा हुआ हो, जैसे लेट्स से d2y/dx² इक्वल्स टू y प्लस, तुम मुझे बताना चाहिए ना, ऑर्डर पेयर में लिख के आंसर दे देना, मैं समझ जाऊंगा d/dx की पावर 6 रेज़ टू 1/4, है ना। तुम इसको ऑर्डर पेयर के अंदर मुझे आंसर लिख के दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम समझ गए या नहीं, राइट। एंड लेट्स से साइन इनवर्स d/dx इक्वल्स टू इट इज x प्लस y ln of d2y/dx² equals to y e raised to 3x, and another is d/dx equals to e raised to, मेन के लिए ध्यान से समझ लेना क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन तुमको मिल सकता है ना। अब जैसे हाँ कुछ बच्चों ने आंसर दिए हैं, अब तुमने देखा देखो ऑर्डर के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे लिखी गई इक्वेशन है मैं उसमें से काम चला लूंगा। क्या हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है भैया, यहाँ पर 2 है, ऑर्डर 2 है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कौन है, यहाँ 2 है, यहाँ पर कौन है, यहाँ 2 है, ओके। तो ऑर्डर का कॉलम तो तुमने भर दिया है ना, 1 पहले का ऑर्डर 2 आएगा ना, पहले का ऑर्डर 2 है, फर्स्ट का ऑर्डर 2 है और सेकंड का ऑर्डर 1 है, थर्ड का ऑर्डर 2 है, फोर्थ का ऑर्डर 2 है, राइट। अब बात ऑर्डर तो बहुत सिंपल सी बात है, डिग्री की जहां तक बात है बच्चों देखो तुमको नजर आ रहा होगा कि सर पहले सवाल के अंदर आपने इसे डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल नहीं लिखा, क्यों सर ये देखो d/dx की पावर 6 की पावर 1/4 है, पॉलिनोमियल कहां है, डेरिवेटिव का टर्म अंदर फंस गया पावर 1/4 के अंदर, तो ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल तो नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा कि इसको आप डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल लिखिए, तो आप क्या करोगे सिंपली इसको तुम ये लिख दोगे ना कि इट इज d2/dx² रेज़ टू 4 इक्वल्स टू y प्लस d/dx की पावर 6। अब ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है क्या, ऑफ कोर्स नाउ इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ द डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है सर, d2/dx², इसकी हाईएस्ट पावर क्या है ये तो टर्म है, तो देयरफॉर डिग्री इज 4, ठीक है। फिर इसमें आती है कि सर ये अभी तो नहीं है सर, डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसको आप d/dx इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस y ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं कहूंगा डिग्री क्या है, तो आप कहोगे डिग्री इसकी 1 है, d/dx की पावर 1 है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा अब कोई देखो थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बात समझने वाली ये भी है कि सर आपने यहाँ पर पावर 4 ही रेज क्यों की, आप यहाँ पर पावर 8 रेज कर दो, यहाँ पर 4 का कोई भी मल्टीपल रेज करो ना सर, है ना, तो भी तो आपके पास डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल बनेगा। तो बात समझने की ये है कि स्मॉलेस्ट पावर क्या मैं रेज करता हूँ कि वो डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल बन जाए, इतनी बात ध्यान देने वाली बात है। नहीं कोई यूनिक आंसर मिलेगा नहीं डिग्री का, पावर रेज 4 करी कोई बोलेगा 8 कर दो, 12 कर दो, 16 कर दो, तो क्या यूनिक आंसर देगा। तो मेरे को लगता है कॉमन सेंस मैथमेटिकल सेंस क्या बोलता है कि मिनिमम पावर क्या रेज करो कि वो डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल बन जाए, ठीक है। अब जैसे ये है, अब इसको भी तुम लिख सकते हो सर दिस इज नथिंग बट d2y/dx² इक्वल्स टू e की पावर y e की पावर 3x, लॉग दो तरफ से हटा दिया, बेस e पे था, तो अब मेरे को दिखाई देगा कि दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑफ कोर्स इट इज द पॉलिनोमियल डेरिवेटिव, तो इसकी डिग्री आपके पास में 1 आ गई, है ना। अब यहाँ पर डिग्री की बात है तो तुमने कहा कि सर ये एक्सपोनेंशियल जो है वहां अटक गया, तो इसको आप पहले पॉलिनोमियल में बनाने की कोशिश करो, पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव में बनाने की कोशिश करो। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग लोगे इसको नीचे लाने के लिए, अब दोनों तरफ लॉग लोगे तो वो लॉग में फंस जाएगा d/dx, तो वो लॉग में अटक गया। तो मैंने कोशिश करी लेकिन मैं इसको डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में लिख नहीं पाया, तो मैं कहूंगा कि इसके ऊपर आपका डिग्री का कांसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये इतनी सिंपल सी बात है, मुझे लगता है बात को समझ गए होंगे कि डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, हाँ सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे कर सकता हूँ, है ना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए आपको कोई फैमिली ऑफ कर्व देना पड़ेगा, है ना। लेट्स से मैं कहता हूं कि एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं कहता हूं कि मैं आपको लेट्स से y इज इक्वल्स टू mx दे रहा हूं, है ना। दिस इज द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। नाउ अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन बनाना हो तो क्या करना पड़ता है, आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको नाम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो तुमने सुना होगा, ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है। हाँ ऑफ कोर्स अंकित, अगर आपको डिग्री की बात करनी है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में लिखना जरूरी है, या यूं कहे कि तुमने देख लिया ना, माइंड में देख लिया कि पावर, जैसे पहले एग्जांपल था कि पावर 4 करने से डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो तुम आंसर वैसे भी कर सकते हो, लिखकर दिखाना जरूरी नहीं है, बट एक्सप्रेस हो सकती है, ये जरूरी है। अच्छा इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट की मैं बात कर लूं तो ये क्या चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी क्या बोलते हैं इसको, बड़ी नेग्लेक्ट की हुई बात है कि बच्चे या तो समझते नहीं है या बताने वाले बताते नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, ऐसे कांस्टेंट जिनके फ्यूअर नंबर से ऐसा रिलेशन लिखा ही नहीं जा सकता। क्या कहना चाहता हूं, जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि y इक्वल्स टू m1 into m2 into m3 into m4x, अगर मैं ये लिख दूं, है ना, तो तुम क्या कहोगे, कॉमन सेंस, ओनली कॉमन सेंस, कि सर ये क्या लिखा है आपने, ये m1 into m3 m4 if they are all constants why don't you write this y equals to mx,
ऐसा रिलेशन इससे कम इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स प्रयोग करते हुए यूज करते हुए लिखा जा सकता है, तो आप उसको पहले वैसा लिखिए। तब मैं कह पाता हूं कि नाउ m इज इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, m1 m2 m3 m4 ऐसे तो तुम इनफाइनाइट तक जा सकते हो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स यूज कर सकते हो ना। तो सेंस क्या है कि अगर कोई रिलेशन इससे कम आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज करते हुए लिखा जा सकता है तो पहले आप उसको लिखिए वैसा, और मुझे एक सही सेंस के अंदर फैमिली ऑफ कर्व्स दीजिए, ठीक है ना। तो मैंने y को mx दे दिया। अब इसके अंदर इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मैं इसको IAC से बोलता हूं, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसके अंदर एक है। नाउ डिफरेंशिएट दिस ओनली वंस। अभी आप बात को समझोगे, डिफरेंशिएट दिस विद ओनली वंस, जितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है ना उतनी बार डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया dy by dx equals to m, ये रिलेशन दिया हुआ था, मैंने डिफरेंशिएट किया dy by dx equals to m आ गया। नाउ फ्रॉम दीस टू एलिमिनेट इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, IAC को एलिमिनेट कर दो। तो तुमने कहा कि m की वैल्यू वहां से निकाल के y by x यहां रख दो, या यहां से m की वैल्यू रख दो, तुम्हारी इच्छा है। सो dy by dx इज इक्वल्स टू, मैं m की वैल्यू वहां से निकाल के रख रहा हूं तो ये y by x हो गया, ठीक है। एक ही बार करना है, क्यों एक बार क्यों करना है? यूनिकनेस देखो खुद होगी, अगर एक से ज्यादा बार करोगे, जैसे इसको कोई बोलेगा मैंने तो एक, आपने तो कहा था m को एलिमिनेट करना है, मैंने डिफरेंशिएट एक बार और कर दिया, मेरे पास में 0 आ गया, तो मेरे को तो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन वैलिड मानूंगा मैं तो। फिर कोई थोड़ा और सेंसिबल बच्चा होगा बोलेगा तुम यहां रुक क्यों गए, तुम आगे क्यों नहीं गए, तुमने जब एक बार डिफरेंशिएट किया तुमको 0 मिला तो तुम आगे जाओ। तो ऐसे तो तुम कोई यूनिकनेस यूनिक लाइन नहीं पाओगे ना, ठीक है ना। तो यूनिकनेस के लिए ये कहा गया कि आप उतनी बार डिफरेंशियल इक्वेशन को के अंदर डेरिवेटिव यूज कर सकते हो जितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है। तो dy by dx equals to y by x, दिस इज द माय रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी तो मैंने एग्जांपल लेके बताया। अगर मैं कहूं कि कोई जनरल कर्व है तुम्हारे पास x y c1 c2 and cn equals to 0, जहां पर ci i1 to n they are independent arbitrary constants, to differentiate this equation n number of times, differentiate this equation n number of times। अब तुम समझ रहे हो कि n नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको टोटल n+1 रिलेशंस मिलेंगे, और उन n+1 रिलेशन से आप सारे ci को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बनेगी? कुछ फंक्शन ऑफ लेट्स से x y y डैश y डबल डैश है ना, y nth डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो ये उसका प्रॉपर सेंस है जो समझाना चाह रहा था, ठीक है, कि हम लोग इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते हैं। तो मुझे लगता है तुम एक बात अगर इसको समझ गए तो तुम समझ गए, क्या बात समझ गए कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना उससे रिप्रेजेंटेड कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है ना वो बेसिकली इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, क्योंकि उतनी बार डिफरेंशिएट करते हो आप, है ना। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन फैमिली ऑफ कर्व्स, समझ गए? चलो हम लोग कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करके इसको पक्का करते हैं कि हम लोग कितना समझें इस बात को। जैसे मान लो पहला सवाल मैं दूं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स concentric at origin। चलो थोड़ी देर में आपको दे रहा हूं कि नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। तो इजी सा सवाल है ना। तो पहले तो आप उन सर्कल्स को रिप्रेजेंट करो, दो सर्कल्स विच आर कंसेंट्रिक सेंटर्ड एट ओरिजिन है, ये जैसे सर्कल्स हैं ऑल सर्कल्स लाइक। तो इन सर्कल को यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दीस ऑल सर्कल्स एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर। तो केवल आपके पास एक ही तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स r इन्वॉल्व हुआ, तो यू आर अलाउड टू डिफरेंशिएट, मैथमेटिकली अलाउड टू डिफरेंशिएट ओनली वंस। मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं तो 2x + 2y dy by dx equals to 0, तो डिफरेंशिएट करते एलिमिनेट हो गया। तो दैट मींस योर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी x + y dy by dx equals to 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो आप इसको x dx + y dy equals to 0 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहे, कोई फैमिली ऑफ कर्व्स दे, तो फैमिली ऑफ कर्व्स को लिख दो यूजिंग फ्यूएस्ट कांस्टेंट्स इन्वॉल्विंग फ्यूएस्ट कांस्टेंट। ऐसा नहीं करना कि r1 + r2 ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है। बात को समझ गए होंगे आप, है ना। नेक्स्ट है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ family of parabolas whose axis of symmetry is parallel to y axis, axis of symmetry is parallel to y axis। ट्राई करो। हाँ ठीक है भाई, तुम ये समझ रहे हो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है। इस तरह की पैराबोला है ना, मान लो वाई एक्सिस, ये एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, ऐसे भी हो सकते हैं या ऑफ कोर्स ऐसे भी हो सकते हैं, ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है। और ऐसे पैराबोला हमने पढ़े हैं, ऐसे पैराबोला हमने पढ़े हैं क्वाड्रेटिक के अंदर, ऐसे तो पैराबोला थे। तो ऐसे सारे जो पैराबोला होते हैं जिनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उनको रिप्रेजेंट हम लोग करते आए हैं, इट इज ax² + bx + c, ये हुआ है ना। तो इसके अंदर तीन इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स a b c इन्वॉल्व है, सो यू आर मैथमेटिकली अलाउड टू डिफरेंशिएट 3 टाइम्स एंड एलिमिनेट a b c। तो मैंने डिफरेंशिएट किया dy by dx, दूसरी बार किया d2 by dx², तीसरी बार किया अपने आप एलिमिनेट हो गया। लो तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई मेरी। तो d3/dx³ equals to 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एक जेई का सवाल देता हूं, आगे जो दो क्वेश्चन देंगे दोनों जेई के ही हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व्स y² equals to 2c x plus √c एंड फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डी। चलो ऑर्डर एंड डिग्री का आंसर जरा मुझे करके दो आप। ऑर्डर एंड डिग्री का आंसर वही ऑर्डर पेयर में कर देना ताकि समझ जाऊं किसको ऑर्डर कहा है किसको डिग्री कहा है।
तो ऑर्डर तो कोई बिना सॉल्व किए भी बता सकता है कि सर एक ही तो कांस्टेंट आपने यूज किया है सी, तो ऑर्डर तो बनाने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब बिना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए मैं कर्व को देखकर ये बोल सकता हूं कि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है सी, तो ऑर्डर तो बनाने वाला है। ऋषभ दोबारा चेक कर, अब ऑर्डर तो वन है, मतलब यू आर अलाउड टू डिफरेंशिएट वंस ओनली, तो 2y डिवाइड dx इक्वल्स टू 2c, ये आ गया है ना। तो अब इन दोनों से c को एलिमिनेट करना है, तो मैंने y स्क्वायर इक्वल्स टू 2c की वैल्यू वहां रख दो, सो इट इज 2y डिवाइड dx मल्टीप्लाइड बाय x प्लस रूट ऑफ c, दैट इज रूट ऑफ y डिवाइड dx। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार तो कर दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2 नहीं, इस कैंसिलेशन ऑफ y, y आइडेंटिकली जीरो तो नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कट कर दिया। अब मेरे को डिग्री की भी तो बात करनी है, और डिग्री के लिए मुझे इसको पोलिनोमियल के अंदर एक्सप्रेस करना है, डेरिवेटिव का पोलिनोमियल है ना, तो मैंने इसको यूं लिखा, इट इज y माइनस 2x डिवाइड dx, ये मल्टीप्लाई करके इधर ले आया, और उधर रूट का टर्म है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू व्हाट, 2 डिवाइड dx एंड रूट ऑफ y डिवाइड dx का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा और आगे, अभी भी क्योंकि पोलिनोमियल तो नहीं बना ना, तो y स्क्वायर 4x स्क्वायर डिवाइड dx का होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइड dx इक्वल्स टू 4y एंड डिवाइड dx का क्यूब, ये आया। नाउ इट इज द पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, है ना। अब मैं डिग्री के बारे में बात कर सकता हूं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है सर, एक ही तो है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, ये रही, सो डिग्री इज 3। डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहां तक भी कह सकते हो, या यहां तक ले आओ, हां डिग्री के लिए यहां तक लाना जरूरी है, तो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 3। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। एक और क्वेश्चन, y इक्वल्स टू c1 प्लस c2, मैंने मना किया था ना एक बार और डिफरेंशिएट नहीं करना ऋषभ, मैंने मना किया था ना एक बार और, क्योंकि 1000 बार करना, cos ऑफ x प्लस c3 माइनस c4 e की पावर x प्लस c5। अब ये मैंने आपको फैमिली कर्व दे दिया, और मैं चाहता हूं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। ऑफ कोर्स किसकी, हाँ बस यही सीखना है ऋषभ, आगे से ध्यान रखना ही सीखना है कि मुझसे ये गलती हो गई, ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, ऐसे करके इसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम के अंदर मिनिमाइजेशन ऑफ रिग्रेट्स, and it won't be possible for a human being to eliminate all its mistakes. So what we can do is minimization of the regrets, कि कम से कम मेरी गलतियां हो जिनको बाद में रिग्रेट करना पड़े। अब दीपल आप पढ़ाई देखो, हाँ ये दोनों क्वेश्चन जो है जेई का ही है, तो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि पहले तो वाइस तो पहले जो जेई आईटी एडवांस हुआ करता था तब का सवाल है। हाँ ये बात देखनी जरूरी है दीपल, जो आपने मिस कर दी, यार ये जो लिखे हुए हैं क्या 5 है, क्या वास्तव में 5 है। अब इसको तुम देखो, यहाँ से तुम देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ क्या, c4 e की पावर x into e की पावर c5, तो भाई उसको c की पावर 4 e की पावर c5, ये जो है ये तो कांस्टेंट है ना, तो आप इसको कुछ लिखिए ना, कुछ लैम्डा टाइम e की पावर x लिखिए ना, ऐसा लिखिए आप इसको, ऐसे क्यों लिखा हुआ है c की पावर 4 e की पावर c5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक तो बात ये समझ में आई, दूसरी बात ये समझ में आई सर ये क्या चीज है, ये कैसे लिखा जाता है, क्या तुम ऐसे लिखते हो क्या, y = 2 + 1 प्लस या 2 + 1 cos of x + c3, और यू राइट इट सिंपली 3 टाइम cos of x + c3, समझ गए, तो 2 + 1 क्यों लिखा 3 को आपने, 1 + 1 + 1 हाफ प्लस हाफ 6 बार लिखते हैं ना, मेरे को लगता है समझ गए, है ना। कि सर इसमें जो है बेसिकली आप देखोगे तो एक ही है, ये कुछ y = अल्फा cos of x + c3 एंड इट इज माइनस गामा e raised to x, तरह से है। अब मैं c3 को कम नहीं कर सकता, अगर ऊपर भी कर दूंगा तो sin x cos x cos c3, है ना, sin x sin c3, तो c3 तो रहेगा, कांस्टेंट तो रहेगा, इससे कम के अंदर मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो अल्फा c3 इन गामा, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि ऑर्डर तो तुम्हारा 3 आने वाला है, इसमें कोई शक वाली बात रही नहीं अब। ओके, अब 3 बार डिफरेंशिएट, मेक इट रूल कि पहले मैं इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट ढंग से लिख दूंगा, कर्व को ढंग से लिख दूंगा, ढंग से लिखने का अर्थ तुम समझ गए, और उतनी बार डिफरेंशिएट करूंगा जितने उसमें आईएसी है। ओके, तो जैसे मैंने इसको मैं y' यूज कर रहा हूं डिवाइड की जगह पे, तो इट इज माइनस अल्फा sin of x + c3 माइनस लैम्डा e raised to x, 3 बार तो कर दो बस, कुछ ज्यादा सोचो मत, 3 बार डिफरेंशिएट कर दो, फिर जो नजर आएगा उसके हिसाब से सोच लेंगे कि कैसे मैं इन तीनों को एलिमिनेट करूं। ये लो भाई, ठीक है। हाँ जेई मेंस के लिए पार्ट पीवाईक्यूज एनफ है, अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास 2019 से लेकर 2025 तक अप्रॉक्सिमेटली यू हैव 147 पीवाईक्यूज, तो अगर 2019 से लेकर 2025 के सारे पीवाईक्यूज आप कर लेते हो तो उसके बाद में तुमको जेई अपने से कर लेते हो, जो उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें इन्वॉल्व कांसेप्ट को अपने से सीखते हुए अगर सारे पीवाईक्यूज कर लेते हो तो तुमको जेई मेंस के लिए कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हाउ मेनी इयर्स नहीं, यू हैव 2019 से 2025 का विंडो है तुम्हारे पास में, एंड आई सेड कि अप्रॉक्सिमेटली 147 क्वेश्चन पेपर्स हैं डिफरेंट शिफ्ट्स के, तो तुम वो सारे लगा लो, उतना काफी। अब देखो मेरा काम ये है कि इनसे अल्फा c3 एंड गामा को एलिमिनेट करना है ना, तो हाँ देखो अगर मैं फर्स्ट को और थर्ड को ऐड कर दूं तो अल्फा एलिमिनेट हो गया ना, y + y डबल डैश इज इक्वल्स टू, कैसे भी करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना तरीका बता रहा हूं, मैंने फर्स्ट को एंड थर्ड को ऐड किया तो अल्फा एलिमिनेट हो गया। अच्छा, अब अगर आप सेकंड एंड थर्ड को ऐड कर दो तो y' + y ट्रिपल डैश, ये -2 लैम्डा e raised to x आ गया, और ये दोनों बराबर, दोनों को बराबर कर दो, इक्वल्स टू y' + y ट्रिपल डैश, तो बिल्कुल सिंपल तरीका निकला मेरा, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जहां तक बात यहां से पढ़ो इसको, तो y ट्रिपल डैश माइनस y डबल डैश प्लस y डैश माइनस y इक्वल्स टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड है, उसकी पावर 1 है। 99.5 से ऊपर जाओगे, अगर आपने 147 पीवाईक्यूज अपने से कर लिए तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आप 99.5 से ऊपर ना जाओ, एग्जाम के अंदर गलतियां नहीं करोगे तो 99.9 के ऊपर भी जा सकते हो। तो मुझे लगता है तुमको डिग्री निकालना आ गया, तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना आ गया, तुम्हें ऑर्डर के बारे में पता लग गया। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं
जो पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग बात करते रहेंगे आगे आने वाले 2 लेक्चर 3 लेक्चर तक, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन वन वर्ड आई से इंटीग्रेट दिस, क्योंकि फॉर्मेशन कैसे किया तुमने, डिफरेंशिएट करके फॉर्मेशन किया, तो फिर आप इंटीग्रेट कर सॉल्व कर लो, पहली बात। अच्छा, अब इसमें 2 तरह के सॉल्यूशंस अपने कोर्स के अंदर जो है वो ये है कि एक को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, एंड अदर इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, एक और तरह के भी होते हैं जिनको बता देता हूं, चलो वो अपने कोर्स में एज सच मेंशन नहीं है, सिंगुलर सॉल्यूशंस भी होते हैं। है क्या ये चीज़ क्या है? देखो, अगर मेरे पास में जो कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको मैं इंटीग्रेट करके एज मेनी टाइम्स जिससे कर्व आ जाता है, अगर सारे के सारे c1 c2 cn में एक्सप्रेस हो गया कर्व, लाइक लेट्स से y इज इक्वल्स टू c1x प्लस c2 e टू x c3 ln x एक्सेट्रा, अगर इनमें एक्सप्रेस हो गया तो मैं कहता हूं ये आपने जनरल सॉल्यूशन दे दिया। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऑल कर्व्स सैटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे कर्व निकाल लिए, है ना। जैसे dy dx 1 जो हमने सॉल्व किया था, dy dx x की बात कर लें तो आपने जब y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c करके मुझे जो आंसर दिया था, c इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, तो अगर मैं इसके अंदर एक्सप्रेस कर देता हूं तो मैं कहता हूं कि ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन के अंदर जिनको बोलते हैं कंडीशंस देकर, बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे रखी है कि y की वैल्यू इस x पर ये है एक्सेट्रा, अगर मैं उससे सारे कांस्टेंट्स को निकाल लेता हूं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब रिप्रेजेंटिंग वन कर्व ओनली, रिप्रेजेंटिंग वन कर्व ओनली, यानी सारे जो ci's हैं, कांस्टेंट्स हैं, वो नोन हो गए, ओके, ऑल ci's आर नोन। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं कह दूं कि यार y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1, तो ये मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। इसके अंदर सिंगुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं जो अपने कोर्स में आज सच नहीं है, बट मैं आपको दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, सिंगुलर सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच कैन नॉट बी फाउंड बाय फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ ci इन जनरल सॉल्यूशन। वो जनरल सॉल्यूशन के अंदर c1 c2 cn की वैल्यू रखने से नहीं आते हैं, वो प्रोसेस के अंदर अपीयर होते हैं। वो मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर सिंगुलर सॉल्यूशंस है, तो आज सच इन्हें जानने की ज्यादा जरूरत है नहीं सिंगुलर सॉल्यूशंस को, राइट। अब बात आती है कि भाई अब हम समझ गए कि सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड अ लिटिल बिट अबाउट सिंगुलर सॉल्यूशन, बट मेन क्वेश्चन इज हाउ विल यू सॉल्व इट, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे। तो उसके लिए भाई मेथड डेवलप किए गए, है ना। जनरल मेथड क्या है? वही मेथड है जो इंटीग्रेशन के मेथड्स है, मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले जो हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं व्हिच इज स्टैंडर्ड जनरल मेथड, वो है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल ये क्या है? ये कह रहा है कि आप एक काम कीजिए, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना उसको आप यूं लिख दीजिए, fx dx प्लस gy dy इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को यूं लिख दीजिए, ओके। ये अपना जनरल आइडिया है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आएगा कि अल्टीमेटली तो मुझे बनाना ये है। अब ये अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दिया, कैसा लिखा आपने? dx के साथ में x का फंक्शन, dy के साथ में y का फंक्शन, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो इंटीग्रेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेट एंड सॉल्व, एक सिंपल आइडिया। और ये जनरल मेथड जरूर है लेकिन अच्छा है। जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं, चलो एक मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं कि मैं सिंगल सॉल्यूशन से क्या मतलब था मेरा। चलो आगे चलते हैं। जैसे मान लो मुझे ये सॉल्व करना है, x y स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस y x स्क्वायर प्लस 1 dy इक्वल्स टू 0। नहीं, इसके सिंगल सॉल्यूशन के लिए ये बना देता हूँ, x y प्लस 1 dx माइनस x स्क्वायर प्लस 1 y dy इक्वल्स टू 0। कुछ गड़बड़ है सवाल के अंदर, चलो देखते हैं, इसको भी छोड़ो, सवाल में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, चेक करके फिर बताता हूँ। यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, y डैश sin x इक्वल्स टू y ln y और x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर y की वैल्यू e है। पहले ये सवाल से शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था, जैसे मुझे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन दी और बोला इसको सॉल्व करो, तो मैं देखूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या मैं वेरिएबल सेपरेबल कर सकता हूं क्या? जैसे ये ऐसा लिखा हुआ है, dy dx sin x इक्वल्स टू y ln y, राइट। अब मेरा पर्पस क्या है? dy के साथ में y का फंक्शन लाना, dx के साथ में x का फंक्शन लाना, तो मैंने y ln y से डिवाइड किया और dy के साथ में लिख दिया y ln y और उधर ले गया sin x को, तो cos x dx बन गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैंने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, dx के साथ में x का फंक्शन लाया, dy के साथ में y का लाया। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेट कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो कि ln y को अगर मैं t रखूंगा तो 1 by y dy dx, ये dt by dx हो जाएगा, है ना। या जैसा भी आप लिखना चाहोगे सर, मैं तो इंटीग्रेशन के अंदर इतना ही तो करता था कि 1 by y dy इज इक्वल टू dt, तो 1 by y dy को अगर आपने dt रीड किया तो dt अपॉन t हो गया और उसका इंटीग्रल इट इज ln ऑफ मॉड ऑफ ln y, ये आ गया। और cos x को इंटीग्रल, सर ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इट इज ln ऑफ cos x माइनस cot x मॉड प्लस c। इंटीग्रेशन मेरा सही है तो ये आ गया, ओके। अब ये इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, जो कांस्टेंट्स को निकालने के लिए दी जाती है। अब वो कह रहा है x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर y की वैल्यू e है, तो मैंने ये इंफॉर्मेशन यूज करी, ln ऑफ ln e इक्वल्स टू ln ऑफ मॉड ऑफ cos x पाई बाई 2 माइनस cot पाई बाई 2 प्लस c। एक इंपॉर्टेंट बात और सिखाना चाह रहा हूं, न केवल बाउंड्री वैल्यू कंडीशन आपको c की वैल्यू देगी, आपको मॉड को ओपन करने का रास्ता भी बताएगी। अब जो आप देख रहे हो कि ln e 1 है तो मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा, तो यहाँ का मॉड पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, आई विल से ln ऑफ ln y, ओके। अच्छा, ये 1 हो गया, ln 1 0 हो गया, ओके। राइट साइड के अंदर cos x पाई बाई 2 1 होता है, cot पाई बाई 2 0, ये 1 बन गया तो मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा, तो आई विल राइट दिस इक्वल्स टू, यहाँ से लिख रहा हूँ मॉड को पॉजिटिव से ओपन करके ln ऑफ cos x माइनस cot x, ओके। तो ln 1 बना, ये भी 0 हुआ और c की वैल्यू 0 आ गई, तो c की वैल्यू 0 रखने से मॉड पॉजिटिव से ओपन होकर आपके पास में ये बन गया, तो ln ऑफ ln y इज इक्वल टू ln ऑफ दिस, सो ln y इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूं, y इज इक्वल टू e की पावर cos x माइनस cot x, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई होगी, आसान सी बात थी, इंटीग्रेट करना था, वेरिएबल को सेपरेट करके आपने इंटीग्रेट कर दिया।
ट्राई करो। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 plus e की पावर x y dy over dx equals to e raised to x, satisfying the बाउंड्री वैल्यू कंडीशन को इनिशियल कंडीशन भी बोल देते हैं, इनिशियल कंडीशन y at x equals to 0 is 1। हाँ, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। हाँ, ये वाला पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक कर्व ये दे रखा है ना, तो ये एक कर्व है। अगर सी में छोड़ देता ना, यहाँ छोड़ देता तो ये जनरल सॉल्यूशन हो जाता। तो मुझे लगता है कि कुछ खास बात इस सवाल में भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तुमने y dy इक्वल्स टू e रेज़ टू x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू x dx ऐसा लिख दिया होगा कि देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब इंटीग्रेट कर दो, सो दिस कम्स आउट y स्क्वायर्ड बाय 2। अब इसको इंटीग्रेट करना आप जानते ही हो कि सर ऊपर b की पावर x नीचे b की पावर x, तो क्यों ना मैं इस पूरे को ही t मान लूं। इसको t मानोगे तो e रेज़ टू x dx dt बनेगा, तो dt अपॉन t तो लिखा हुआ है, तो ln ऑफ मॉड लिख दो। मॉड जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 1 प्लस e की पावर x वैसे ही हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो कहानी यहाँ तक आ गई, y स्क्वायर्ड बाय 2 ln 1 प्लस e रेज़ टू x प्लस c। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करिए, x बराबर 0 पर y 1 है, तो y 1 है तो इट इज 1/2 इक्वल्स टू x 0 पर ये ln 2 हो गया प्लस c। तो c की वैल्यू आपके पास में हाफ माइनस ln 2 आ गई, सो दिस कम्स आउट ln 1 प्लस e रेज़ टू x प्लस हाफ माइनस ऑफ ln 2। ये आ गया, मुझे लगता है निकाल सकते हो। तो दिस इज ln ऑफ 1 प्लस e रेज़ टू x बाय 2 प्लस 1/2, दिस कम्स आउट y स्क्वायर्ड बाय 2। तो y स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ln 1 प्लस e रेज़ टू x बाय 2 प्लस 1। ये आ गया मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो y 0 इक्वल्स टू 1 के लिए कही थी बात। हाँ अंकित बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान सी है, कुछ खास नहीं है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में 2-3 सवाल मिल जाते हैं आपको, मेंस के अंदर 2 तो मिल ही जाते हैं। ट्राई करो इसको। सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट कंटेन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लिख लो अगर और एक्सप्लिसिटली क्लियर करना चाहते हो। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड कर्व पासेस थ्रू 2, 0। 30 सेकंड्स तो सोचो। सवाल तो समझ गए ना भाई, कोई कर्व ऐसा है, मैं तो रफ सा प्लॉट कर रहा हूँ, मुझे क्या मालूम कर्व कैसा है, कि इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, किसी भी पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट का पोर्शन ए बी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेक्ट हुआ है, ये पॉइंट पी इसे बाइसेक्ट कर देता है। और एक और इन्फॉर्मेशन 2,6 2,0 है, 2, क्या है, 2,0 नहीं 2,3 है मान लो। ऐसा कुछ है कि ए बी जो पोर्शन है वो तुम कैसे करो तुम्हारी इच्छा है, मतलब तुमको बेसिकली समझना क्या है कि ये पोर्शन बाइसेक्ट हो गया, कहीं भी बनाओ, मुझे कर्व से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी बनाओ। जैसे मैं कहता हूँ तुम चाहो तो h के ले सकते हो, तुम चाहो तो x y ले सकते हो, कोई भी कर्व आपने ले लिया, पॉइंट जनरल पॉइंट है ना। और चाहो तो यू कैन स्टार्ट विद, सर मैं h से स्टार्ट करता हूँ कि h के ले लिया, तो अगर मैं h की बात करूँ तो ये तो मिड पॉइंट है ना, तो ये 2h 0 हो जाएगा और इसकी क्या जरूरत नहीं, फिर मैं लिख रहा हूँ 0,2 के हो जाएगा, क्योंकि मुझे अगर तुम ए भी दे दोगे ना तो मेरा काम हो जाएगा। मैं कहूंगा कि एक पॉइंट आपने h के माना है इस कर्व के ऊपर और एक आपने इंटरसेप्ट से मिड पॉइंट p का यूज करते हुए मुझे a के कोऑर्डिनेट्स 2h 0 दे दी, तो इन दो पॉइंट से ही मैं आपको इस लाइन के स्लोप बता सकता हूँ dx एट पॉइंट p, ऑफ कोर्स एट h के 2 पॉइंट फॉर्म से देखो तो k - 0 k h - 2h, so this comes out -k/h। ठीक है, अब तुम किसी भी xy पर बात करना चाहो तो तुम इसको जनरलाइज कर दो कि ये तो सब पॉइंट के लिए हो रहा है, तो dy dx at x, y will be -y/x होगा। और इसको थोड़ा सा यूं लिख सकते हैं dy upon y plus dx upon x equals to 0। मैंने यहाँ इस स्टेप में कुछ नहीं किया, वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करिए कि dy के साथ में y आ जाए और dx के साथ में x आ जाए। अब अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो बच्चों देखो ऐसा आएगा ना, ln mod of y plus ln mod of x equals to some constant। थोड़ा स्मार्टली अपन कांस्टेंट को ln c भी लिख सकते हैं, ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, अब तेरा c क्या है, ये तो मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया, ln c की जगह c भी लिखता तो मेरा जनरल सॉल्यूशन तो तैयार हो गया। अब 2,3 की बात देखो, मॉड भी देखो कैसे ओपन होते हैं, ln 2 ln mod of 3 plus ln mod of 2 equals to ln c। देखो अब मुझे इसने सिखा दिया कि मॉड तुझे पॉजिटिव से ओपन करना है, ln y plus ln x equals to, अब तुम देख रहे हो कि दिस इज नथिंग बट ln 6 है, तो दिस इज ln 6, सो xy is equals to 6। ये मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आ गया। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आसान सी बात है, कोई ज्यादा दिमाग पर जोर भी लगाना नहीं है। हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन करके भी कर सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा dy dx से काम चल रहा है।
इंटीग्रेशन के अंदर सभी लोग स्ट्रगल करते हैं, स्पेसिफिकली इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर, है ना। तो उस पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आप कर रहे हो तो जो प्रोफाइल आपको लगता है कि यार ये प्रोफाइल नहीं जानता, उसको आप इंटीग्रेशन के अंदर दोहरा लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। अगर रिवाइज करने जाओगे तो 6 महीने निकल जाएंगे, वो हर बच्चे के साथ में ऐसा ही होता है, कुछ खास बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग उस पर लगाना ही नहीं है। और तुमको मैं बताऊँ, 1978 से लेकर 2023 के बीच में इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के एडवांस के अंदर बहुत कम सवाल आए हैं। जेईई मेंस में तो पूछता है एक सवाल, पर उतना मुश्किल तो होता भी नहीं है। तो एक सवाल के लिए इतना दिमाग लगाना भी नहीं है। जब आपके डी के 2 सवाल आएंगे वो इजीली हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई भारी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होते हुए मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। कोई रेयर इंस्टेंस होगा तो होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रल का बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल यूज नहीं होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल अगर वीक पड़ भी गया ना, तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ज़्यादा वर्क करो। बात तो समझ में आ रही होगी, कहना क्या चाह रहा है। जैसे आप तो कैसा भी डायग्राम बना लो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाई एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है, ये ए मान लो, यहाँ पर आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी लिया और यहाँ बी पॉइंट पर बाइसेक्शन हो गया, बस इतनी बात है। और वो कोई कर्व जो है पास कर रहा होगा 1,2 से पास कर रहा होगा, तो ये कुछ रफ सा कर्व बनाया है, ठीक है। अब वही तरीका अपनाओ, हमेशा पी को पहले मार्क कर दिया करो, h, k या x, y जो आपकी इच्छा मार्क कर दिया करो। यार बस एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर और मिल जाए तो डिवाइड x बन जाएगा, काम हो जाएगा। तो एक पॉइंट खोजा करो, वो खोजना मुश्किल बात नहीं है। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला से भी खोज सकते हो, जिससे आप कंफर्टेबल हो कि सर ये तो कुछ 0, बीटा टाइप का होगा, ये कुछ अल्फा, 0 टाइप का होगा, तो मैं तो अल्फा निकाल सकता हूँ कि बीटा बी पॉइंट जो है एपी का मिड पॉइंट है, तो अल्फा प्लस h/2 0 होगा, तो अल्फा माइनस h आ जाएगा। बस एक पॉइंट निकालना है, h, k के अलावा एक और पॉइंट। अब जैसे माइनस h, 0 आया, p को पकड़ा और मैंने कहा कि देखो डिवाइड dx इस p पॉइंट पर k - 0 अपॉन h माइनस h, दैट मींस k/2h है। और ये हर h, k के लिए वैलिड है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर यू कैन राइट इट इज डिवाइड dx इज y/2x है। ठीक बात। अब तो कर सकते हो आगे कि सर फिर तो वेरिएबल सेपरेट कर देता हूँ, तू इधर रख या उधर रख, एक ही बात में इधर ले आया, और ये हो गया dx/x, ट्वाइस ऑफ dy/y इक्वल्स टू dx/x। इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है वही मैं बता रहा हूँ ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर उतना दिमाग लगाओगे एक क्वेश्चन के लिए, उससे बेहतर डील डिफरेंशियल इक्वेशन की है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो, 2 सवाल बन जाएंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ट्वाइस ऑफ ln मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स टू ln mod of x प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब पॉइंट क्या दिया हुआ 1,2, तो तुम समझ गए कि सर मॉडुलस पॉजिटिव से ओपन कर रहा है, चाहो तो ln c लगा दो, क्योंकि हम यही करते हैं कि सर जहां 2 ln के टर्म देखते हैं तो कांस्टेंट को ln c लगा देते हैं। ठीक बात है ना। हां भाई आपने सही आंसर दिया, ट्वाइस ऑफ ln mod of कितना है 2 इक्वल्स टू ln mod of 1 प्लस ln of c। ठीक है। अब यहां पर ये लिख दिया, बाजू में लिख दिया कि भाई मुझे मॉडुलस ओपन करने का तरीका भी बता दिया इसने कि मॉडुलस पॉजिटिव से ओपन होंगे, ये लिख दिया। ln 1 0 होता है, ln c का वैल्यू ln 4 के बराबर आ गया, तो दिस इज ln x प्लस ln 4 और दिस इज ln ऑफ, यू कैन से y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो जो अपना फेमस पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ट्रिपल x इक्वल्स टू y स्क्वायर नहीं आएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना इसका, है ना। डेफिनेट सवाल क्यों नहीं आते, डेफिनेट सवाल आते हैं, मेंस में तो आते हैं। जनरली आपको एक इंडेफिनिट का एक डेफिनेट का मिल जाएगा, कभी 2 डेफिनेट के मिल जाएंगे, आते हैं। डेफिनेट इजी होता है, प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है। वैसे अगर आपको इंडेफिनेट के प्रोफाइल्स ध्यान हो ना, तो इंडेफिनेट में क्वेश्चंस कोई मुश्किल नहीं होता है, बट उतने सारे प्रोफाइल बच्चों को याद नहीं होते और उतनी प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए इंडेफिनेट के क्वेश्चन कई बार बच्चों से मेंस में बनते नहीं है। तो उसी से मतलब अगर आपको एक डील ही लेनी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन पर ज़्यादा वर्क करो ना, इसमें से आपको 2 सवाल मिल जाएंगे, दोनों आसान होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। फाइंड द कर्व y इक्वल्स टू fx, fx ग्रेटर इक्वल 0 है और f0 0 दिया हुआ। मान लो यहाँ से कोई कर्व शुरू हुआ, मालूम नहीं कैसा गया, लेकिन ऐसा चला गया, कोई कैसे घुमा होगा मुझे भी नहीं मालूम। तो ये y इक्वल्स टू fx का कर्व है, कर क्या रहा है, बाउंडिंग कर्व लीनियर ट्रापेजॉइड विद बेस 0 टू x। अब 0 से x बेस पर, मान लो ये यहाँ पर x ले लिया, 0 से x बेस पर, इसलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में वेरिएबल ऑर्डिनेट तुम समझते हो, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऑर्डिनेट है ना। तो ये वेरिएबल ऑर्डिनेट है, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी एनीवेयर, ये कहीं पे भी हो सकती है दिस लाइन। ठीक है। कह रहा है कि ये जो एरिया इसने बाउंड किया है ना, ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, पॉइंट x, fx आएगा ना। वो कह रहा है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द n + 1th पावर ऑफ fx। इस पॉइंट का, लेट्स से दिस पॉइंट इज p, तो ये एरिया इज प्रोपोर्शनल टू n + 1th पावर ऑफ fx। अगर यहाँ ये वाला x आ गया तो यहाँ पर ये कोई x, fx बनेगा, तो जो आगे वाला एरिया है, मतलब ये पूरा 0 से लेकर, वो उसकी fx की n + 1th पावर के बराबर होगा। तो ये कुछ कहना चाह रहा है, मतलब जो एरिया है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द n + 1th पावर ऑफ fx। जैसे अगर मैं एरिया कहूं तो तुम कहोगे सर आपने बढ़िया कंडीशन दे रखी है एरिया के लिए, f of 0 0 देकर f of x को ग्रेटर इक्वल 0 कहा है, तो एरिया तो भाई इंटीग्रल 0 टू x fx dx आने वाला है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है ना। 0 टू x ft dt बोल दो, कंफ्यूज होते हो तो। और नाउ इट इज इक्वल्स टू k में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर रहा हूं, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन है। इंटीग्रल 0 टू x fx dx is k टाइम fx to the power n + 1। अब यहां से fx निकालना। अच्छा, इट इज वैलिड फॉर ऑल x ग्रेटर इक्वल 0, इट इज वैलिड फॉर ऑल x ग्रेटर इक्वल 0। तो अगर ऐसा है तो तुम लाइब्निज थ्योरम लगा सकते हो कि सर मैं तो डिफरेंशिएट कर सकता हूं इसको, तो डिफरेंशिएट कर दो। तो लेफ्ट साइड के अंदर तो आपके पास में fx आ गया और राइट साइड में k n + 1 fx की पावर n into f' x आ गया। तो मैंने जो रिलेशन आपने दिया था उसको मैंने डिफरेंशिएट करके ये लिख दिया।
अब तुम मानते हो कि सर ये जो कर्व आपने दिया है ये आइडेंटिकली तो जीरो होने से रहा, आइडेंटिकली जीरो मतलब ये है कि मैं ये कर्व तो नहीं ले सकता ना, इसका क्या सेंस हुआ? तो एफ एक्स आइडेंटिकली जीरो नहीं है कर्व, आपने क्या किया, एक एफ एक्स कट कर दिया और रिलेशन को लिख दिया के 1 इक्वल्स टू के n प्लस 1 एफ एक्स की पावर n माइनस 1 एफ डैश एक्स, ऐसा लिख दिया। अब तुमको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एफ एक्स, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रल x और k इंटू n प्लस 1 ये तो कांस्टेंट है, और इधर इंटीग्रल होगा आपके पास t की पावर माइनस 1 dt का, तो दैट विल बी एफ एक्स की पावर n अपॉन n और प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने c लगाया है, इस स्टेप समझ में आ गया होगा, सिंपल इंटीग्रेट किया। अब तुम्हारे पास दो कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं k एंड c, तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x बराबर 0 आपको दिया हुआ है, यहाँ रख दो, वैल्यू निकाल लो। टाइम हो गया क्या? हाँ ओके, तो आप एक काम करना, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन लिख लो, क्योंकि एक कांस्टेंट k और c है, दो है ना, तो आप f ऑफ 1 को 1 लिख लो, तो दोनों नोन हो जाएंगे, पर्टिकुलर कर्व मिल जाएगा। हाँ अरे बिल्कुल सही कहा आपने, वही आता है। एक इन्फॉर्मेशन और लिखोगे तो जो आपने निकाला उसमें एक ही वैल्यू माना जाएगी। अच्छा नेक्स्ट एक होमवर्क मैं दे देता हूँ, आप एक काम करना, मैक्सिमम मिनिमम का एक्सरसाइज 1 में से कोई भी डाउट मुझसे पूछ लेना, ठीक है, और एक दो दिन के अंदर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे, लव यू ऑल, थैंक यू।